अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट है और ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस पढ़े हुए आर्टिकल की। हम लोगों ने देखा था कि हाइगन ने प्रपोज किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। जब वो ट्रैवल करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और हम लोगों ने देखा कि हाइगन के दौर में ये चीज़ प्रूव करना बहुत मुश्किल था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसीलिए 2 सदियों से ज़्यादा वक्त लगा एक ऐसा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट डिवाइस करने के लिए जो हाइगन की प्रपोज की हुई थ्योरी को वेरीफाई कर सकता, उसकी बातों को जस्टिफाई कर सकता। तो थॉमस यंग एक साइंटिस्ट आया जिसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जिस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है, कि जिसने लाइट की वेव नेचर को साबित किया। और स्टूडेंट्स, उसी की हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। थॉमस यंग ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसकी स्कीमेटिक ये हमारे सामने बनी हुई है। अगर हम इसको देखें तो उसने कहा कि अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट हो जो कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, और उस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग फॉल कराएं एक स्क्रीन के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास 2 स्लिट्स और बनी हुई हों, तो उन स्लिट्स में से वो जो लाइट है वो फर्दर आगे की तरफ ट्रैवल करेगी और उसके बाद आगे मौजूद एक और स्क्रीन के ऊपर जब वो लाइट फॉल करेगी तो वहाँ से हम लोग इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। किस तरह से? सो इट्स, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक सोर्स नज़र आ रहा है S1। लेट्स सपोज ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से लाइट इमर्ज होती है और आगे जाती है और एक और स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है जिसके अंदर आपको 2 मज़ीद स्लिट्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। इन स्लिट्स ने अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल बिहेव करना है एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो ये दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट बनते हैं और यहाँ से 2 डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आगे की तरफ ट्रैवल करती है। और फिर इसमें कुछ रीजन आपको ऐसा नज़र आ रहा है जिस रीजन में ये दोनों लाइट्स जो हैं वो ओवरलैप करती हैं और उनके ओवरलैप करने से इंटरफेरेंस पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब देखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दूसरी वेव्स की इंटरफेरेंस की निस्बत देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होती तो हम लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी नहीं कर सकते। अब जो पहली कंडीशन हम लोगों ने सीखी थी वो ये थी कि जो 2 लाइट्स हैं जो ओवरलैप करने जा रही हैं वो दोनों लाइट्स मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि वो कोहेरेंट होनी चाहिए। और फिर हमें याद है कि हम लोगों ने ये भी सीखा था कि मोनोक्रोमैटिक तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो कोहेरेंट बनाना है हमने 2 सोर्सेज़ को, उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम एक ही सोर्स से आने वाली लाइट को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें, जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। यानी वो जो 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए, वो 2 कंडीशंस यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमें फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट है और कोहेरेंट भी हैं और उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे इंटरफेयर कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लाइट की वेव नेचर को साबित करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि लाइट जो है वो एज ए वेव बिहेव करती है या नहीं करती, जो हाइगन्स की प्रोपोज़िशन है वो ठीक है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद वेव्स। अगर कोई भी एंटिटी जो है वो इंटरफेरेंस शो कर रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इनडायरेक्टली हम उसे कह सकते हैं कि वो वेव है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वेव की प्रॉपर्टी है। तो फिर ये जो थॉमस यंग्स का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि लाइट की इंटरफेरेंस दिखा रहा था, तो लाइट की इंटरफेरेंस दिखाने का मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली प्रूव कर रहा था लाइट की वेव नेचर को भी। तो ये एक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है जो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है।
लेकिन अगर पूछा जाए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, किस लिए यूज़ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये पूछा जाए पेपर में तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखना है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट used to study the interference of light। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर फिगर हम लोगों ने अभी देखी, ये हमारी बुक में भी बनी हुई है, आप वहाँ पे उसे देख भी सकते हैं। और ये जो नीचे वाली फिगर है जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एक ही फिगर को दो डिफरेंट अंदाज में हमारी बुक में प्रेजेंट किया गया है। जो ऊपर वाली फिगर है वो इन द फॉर्म ऑफ रेज दिखाई गई है और जो नीचे वाली फिगर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स दिखाई गई है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो पीछे से हमें नजर आ रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ये जो स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहे हैं ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। हम लोगों ने इस सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट्स बनाए हैं और वो प्लेन वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते करते हमारी एक स्क्रीन के पास आते हैं और स्क्रीन के अंदर एक छोटी सी स्लिट हमें नज़र आ रही है जिसे हम लोगों ने S0 का नाम दिया। ये स्लिट क्या करेगी? ये स्लिट बिहेव करेगी एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे, जब वो इस स्लिट में से पास करेंगे तो वो बेंड होना शुरू हो जाएंगे और हमें यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आगे की तरफ ट्रैवल करते हुए मिल जाएंगे। और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि थोड़े से और फासले पे एक और स्क्रीन पड़ी हुई है जिसके अंदर दो स्लिट्स हैं, जिसमें एक को हम लोगों ने S1 और एक को हम लोगों ने S2 का नाम दिया हुआ है। अभी जो दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, ये जो दो डिफरेंट स्लिट्स हैं, ये दो डिफरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगी और यहाँ से अलग लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आगे जाएगी और S2 से अलग लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आगे जाएगी। और फिर आगे हमारे पास जो थर्ड स्क्रीन पड़ी हुई है उसके ऊपर कोई स्लिट नहीं है, बल्कि वो इनकी पैटर्न को देखने के लिए यहाँ पे प्लेस की गई है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने परफॉर्म किया तो नज़र क्या आया कि जो तीसरे वाली स्क्रीन हमें नज़र आ रही थी, उस स्क्रीन पे हमें किसी जगह पे ब्राइट और किसी जगह पे डार्क स्पॉट्स जो थे वो नज़र आना शुरू हो गए। हम यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है स्टूडेंट्स, आप इसे समझ सकते हैं कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्क प्लेस के लिए। यहाँ पे हमारे पास डार्क है और ये जो हमें रेड कलर में नज़र आ रहा है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये ब्राइट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्क्रीन है उसका कुछ हिस्सा हमें डार्क नज़र आना शुरू हो गया और कुछ हिस्सा जो था हमें ब्राइट नज़र आना शुरू हो गया, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। हमारी बुक के अंदर भी इसकी एक फिगर बनाई गई है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें इसी तरह से डार्क और ब्राइट रीजन्स हमें दिखाए गए। अब ये डार्क और ब्राइट रीजन्स बने क्यों हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके आंसर में ही हमें ये सारा कुछ पता चलेगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी इंटरफेरेंस होती है तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो डिफरेंट वेव्स जो हैं वो ओवरलैप करती हैं और उनकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हो सकती है कि क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाए और ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ जाए। तो फिर जब दोनों वेव्स मिलती हैं तो उनसे एक रिजल्टेंट वेव बन जाती है जिसका एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। हमने इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर क्रस्ट ट्रफ पे आ जाए तो इस केस में क्या होता था कि दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती थी, जो रिजल्टेंट बनता था उसका एम्पलीट्यूड पहले से कम हो जाता था या ज़ीरो हो जाता था। तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस थी हम उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते थे। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में क्या होता था कि अगर दो वेव्स मिल रही हैं और उनके रिजल्टेंट से एक हायर
इंटेंसिटी का, हायर एम्पलीट्यूड का साउंड जनरेट हो जाता था, तो हम कहते थे वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और अगर एक लो एम्पलीट्यूड का साउंड जनरेट होता था तो इसका मतलब था वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को लाइट के ऊपर अप्लाई करके देखें तो कुछ रीजन्स हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि डार्क हैं और कुछ रीजन्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि ब्राइट हैं। अब हम यहाँ से ये रिजल्ट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि वो रीजन्स जो हमें ब्राइट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे लाइट जो दो सोर्सेज से आ रही थी ओवरलैप हुई हैं और उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया है, इस वजह से वो रीजन जो है वो ब्राइट हो गया। और जहाँ पे डार्क रीजन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे आने वाली दोनों लाइट की रेज जो हैं वो जब आपस में मिली हैं तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर की हैं और उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो रीजन डार्क हो गया। अगर इंटरफेरेंस ना हुई होती तो फिर हमें ये ऑल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट रीजन्स नज़र नहीं आने थे। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे हम डायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं कि लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है और उन्हीं दोनों तरीकों से इंटरफेयर कर रही है कि कंस्ट्रक्टिवली भी कर रही है और डिस्ट्रक्टिवली भी कर रही है। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज ये करते कि लाइट जो है वो वेव की नेचर नहीं रखती और लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल ट्रैवल करती है, जैसा कि उस दौर में न्यूटन समझता था। और उसी के हम असर बहुत सारे और साइंटिस्ट भी थे जो लाइट को पार्टिकल नेचर समझते थे। तो अगर पार्टिकल्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाते तो फिर वो सिर्फ उस स्पॉट को ब्राइट करते जो बिल्कुल उसके सामने मौजूद होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पूरी स्क्रीन है उस पे अल्टरनेट ब्राइट और डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट बिखरी हुई है और उसने इंटरफेयर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो डार्क रीजन्स हैं हम उन्हें डार्क फ्रिंज का नाम देते हैं और जो ब्राइट रीजन्स हैं हम उन्हें नाम देते हैं ब्राइट फ्रिंज का। और स्टूडेंट्स हमारी बुक में इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि डार्क फ्रिंजेस आर कॉल्ड मिनिमा। डार्क फ्रिंज को हम एक और नाम भी देते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि ये मिनिमा है। और जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं हम इसे एक और नाम भी देते हैं, हम इन्हें कहते हैं ये मैक्सिमा है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमा और मिनिमा ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से पता चला कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है और उसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है जो कि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे चलते हैं और अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को सीखते हैं और उनके लिए कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं। इमेजिन करें ये वही जो हमारे पास यहाँ पे फिगर बनी थी उसका हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन के लिए दोबारा से ड्रॉ किया। इसमें आपको यहाँ पे स्लिट्स नज़र आ रही हैं ए और बी, जैसे हमने यहाँ पे स्लिट्स S1 और S2 कहा था उसी तरह से ये वही स्लिट्स हैं जिन्हें ए और बी का नाम दे दिया और इनका जो सेंटर है यहाँ पे उसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाम दे दिया है सी का। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम एक पॉइंट सपोज करते हैं इस लाइन के ऊपर यहाँ पे और उस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं पी का। अब इमेजिन करें कि ये जो पी है यहाँ पे लाइट जा रही होगी हमारी स्लिट ए से भी और हमारी स्लिट बी से भी। लेट्स सपोज स्लिट ए से एक रे ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट चलती है और वो ट्रैवल करते करते पी तक पहुंच जाती है। इसी तरह से एक रे ऑफ लाइट हमारे पॉइंट बी से चलती है और ये भी ट्रैवल करते करते पी तक पहुंच जाती है। अब जब दोनों रेस पी पे पहुंची और इस जगह पे जब ये ओवरलैप करेंगी तो उस ओवरलैपिंग की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है। अब हमें ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में कब होगी। तो स्टूडेंट्स हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि हमने सीखा था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि हमारी जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस के ऊपर। यानी हमारी दो रेज जो ओवरलैप कर रही हैं जब किसी जगह पे पहुंचती हैं तो उन दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस क्या होता है, कितना होता है। अगर हम इन दोनों रेज को देखें जो कि
ए और बी स्लिट में से पास कर रही हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि ए से पी तक जाने वाली रे ने बी से पी तक जाने वाली रे की निस्बत कम फासला तय किया हुआ है। जो बी से पी तक जा रही है इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया पी तक पहुंचने के लिए एज कम्पेयर टू ए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग कुछ इस तरह से करें कि यहाँ पे बिल्कुल सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाती है, और इस पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं पॉइंट डी का, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इस ए और डी, अगर इससे आगे जाने वाली दोनों रेज का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इससे आगे दोनों रेज ने एक जितना फासला तय किया हुआ है। लेकिन अगर इस पॉइंट डी से पीछे की बात करते हैं तो इस पॉइंट डी से पीछे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बी से जाने वाली रे ने ए से जाने वाली रे की निस्बत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक रे दूसरी रे की निस्बत करती है उसे ही तो हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कह सकते हैं कि बी से लेके डी तक ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है बी टू डी, ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली पाथ डिफरेंस है। ये डिस्टेंस हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है। अब स्टूडेंट्स अगर इमेजिन करें कि हमारे पास ये जो दोनों स्लिट्स नज़र आ रही हैं ए और बी, अगर हम इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो फासला है, इसे हम लोग स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे बनी हुई है, जो ट्राइंगल ए बी और डी, ये यहाँ पे हमें ए बी और डी की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल को हम लोग यूज़ करें तो हम लोग बता सकते हैं कि पॉइंट पी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या नहीं हो रही। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की, मैक्सिमा की या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम इसको देखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को हम लोग देखते हैं और वहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस हम उस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज उस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे दोबारा आपके सामने बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ताकि हम उसे प्रॉपर देख सकें। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये वो ट्राइंगल है जिसमें ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, और यहाँ पे हमें पॉइंट डी नज़र आ रहा है, और कुछ इस तरह से ये जो एंगल हमारे सामने बना हुआ है ये 90 डिग्रीज का है, और इस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं थीटा। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह की हमारे पास कोई ट्राइंगल हो तो जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, पैरेलल ये वाली साइड, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम साइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी साइन ऑफ एंगल थीटा। हमें पता है स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमें पता है कि बी डी है, जो कि हमारा पाथ डिफरेंस भी है, और जो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास वो हमारे पास ए बी है। और इस ए बी को स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाम दिया हुआ है डी का। दो स्लिट्स के दरमियान जो हमारा फासला है उसे हम लोगों ने डी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फिर साइन ऑफ एंगल थीटा कुछ इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, साइन ऑफ एंगल थीटा बी डी, जो कि पाथ डिफरेंस है, इसे इसी तरह लिखा रहने देते हैं, और ए बी ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल डी के इक्वल है। और इसे थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग करते हैं तो डी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू बी डी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन बन गया जिसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं
कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है जो हम लोगों ने यहाँ से अभी अभी कैलकुलेट किया वो किसके बराबर है, वो डी साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर है। अब स्टूडेंट्स इधर से ही हम आगे चलते हैं और याद करते हैं कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके थे। लेट्स सपोज हमारा जो पॉइंट P है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उस जगह पे होती है जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। हम कहते हैं वी नो दैट for constructive interference path difference जो स्टूडेंट्स हमारा है पाथ डिफरेंस लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने m टाइम्स लैम्डा इसे लिख दिया। m की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो इसका मतलब है अगर इस पॉइंट P के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो m टाइम्स लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और चीज़ भी देखी है, हमारा पाथ डिफरेंस तो बी डी के बराबर है। तो इसका मतलब है m लैम्डा हमारे पास बेसिकली बी डी के इक्वल होना चाहिए। और स्टूडेंट्स फिर हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और फिर इस इक्वेशन नंबर 2 में से अगर हम वैल्यू लें और उसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, पुट वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी कि डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिक रिलेशन आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इस पॉइंट P पे तो उसका रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा कि d साइन थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा। लेकिन स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट P पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो। ये तो हमने एक जनरल पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमेशा लैम्डा के ऑड मल्टीपल्स के बराबर होता है। ये भी हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होती है जब एक वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरे वेव का ट्रफ आ जाए, और एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे उस वक्त आता है जब उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा का ऑड मल्टीपल होता है, λ/2 का ऑड मल्टीपल होता है, या ये फॉर्मूले को ओबे कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है, तो फिर ये बनता है। तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास पाथ डिफरेंस ये आएगा, और हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो तो बराबर है बी डी के, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और फिर इसकी वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 के साथ और उसके अंदर सब्सटीट्यूट करें तो फिर क्या बनेगा, हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी, डी साइन ऑफ एंगल थीटा
इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन हमारे पास आ गया, ये हम लोग उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स दो हमारे पास रिलेशन आ गए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस लेमडा बाई टू, एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम कुछ चीज़ें इस फिगर के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ये सिर्फ उस वक्त यूज़ होगी जब हम ब्राइट फ्रिंजेस को देख रहे होंगे, और ये उस वक्त यूज़ होगी जब डार्क फ्रिंजेस को देख रहे होंगे। अब अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, अगर हम अपनी इस फिगर की बात करें और इस फिगर का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पे देखें, यानी इसके बिल्कुल सेंटर से मूव करते हुए सामने की तरफ जाएं, तो जो सेंट्रल पार्ट हमें नज़र आता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज बनी होती है। हम इसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का नाम देते हैं। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी? तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इमेजिन करें कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट है जो ट्रैवल करते करते इस पॉइंट तक आती है, और फिर यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रैवल करते करते यहाँ पे आती है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये पॉइंट दोनों के सेंटर में है, तो जब ये बिल्कुल दोनों के सेंटर में आके इस पॉइंट पे मिलेंगी, तो हमें पता है कि दोनों ने बिल्कुल एक जितना फासला तय किया होगा, और इस केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि पाथ डिफरेंस ज़ीरो का मतलब होता है क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, बिल्कुल दरमियान में पहली ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है, उस केस में हमारे m की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है। और फिर स्टूडेंट्स उससे कुछ फासले पे ऊपर हमारे पास पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर उससे कुछ और फासले पे जाएं तो हमारे पास दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनती है, और इस तरह से आगे आगे चलता चला जाता है। और इसी तरह से उससे नीचे भी जाएं तो हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, और उससे नीचे भी चलते जाएं तो ब्राइट फ्रिंज बनती जाती है। अब एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हमारे पास ऊपर और नीचे जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं उनके लिए m की वैल्यू क्या मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग ऊपर वाली पहली ब्राइट फ्रिंज की यहाँ पे बात करते हैं, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की केस में मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर में ये वेव बना के आपको दिखाता हूँ कि देखें S1 से जो रे जा रही थी वो यहाँ से मूव करते 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 इस पॉइंट तक पहुँची, और इसी तरह से जो S2 से रे जा रही थी वो भी मूव करते करते यहाँ तक पहुँची। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि S1 से जो वेव यहाँ तक पहुँची और S2 से यहाँ तक पहुँची, दोनों में कंपैरिजन करें तो S1 वाली ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और S2 वाली ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना कम और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस लेमडा का जब मल्टीपल बनेगा तो फिर ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो था, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाथ डिफरेंस जो है वो 1 लेमडा होना चाहिए। तो 1 लेमडा पे हमारी पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद, और इसी तरह जो अगली ब्राइट फ्रिंज है वो 2 लेमडा पे बन रही होगी। और अगर हम बिल्कुल इसी तरह नीचे भी देखें तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही होगी, बिल्कुल उसी तरह से सिमेट्रिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी हमें पहली ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस लेमडा पे मिल रही होगी, लेकिन अब क्योंकि ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में तो इस केस में हम उसे माइनस लेमडा ले लेंगे और इसे -2 लेमडा ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास m की वैल्यू है वो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन इस तरह से हो सकती है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए m 0 होगा और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे m की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें डार्क फ्रिंज की, तो इसके सेंटर में तो बिल्कुल
ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो सेंटर में कोई डार्क फ्रिंज तो बनेगी नहीं। तो जो डार्क फ्रिंज हमारे पास बनती है सबसे पहली वो ऊपर बनती है और इसी तरह से जो नीचे बनती है वो है। तो इस केस में हमारे पास जो m की वैल्यू है अगर हम 0 कंसीडर करें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये देखें अगर मैं आपसे कहूँ कि m की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 0 अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 0 + 1/2 इंटू लेमडा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो वही आ गया हाफ ऑफ लेमडा आ जाता है, यानी जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा/2 का ऑड मल्टीपल आ गया। तो इस केस में यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो इसी तरह से अगर हम 2, 3, 4 वैल्यूज़ इसकी लेते चले जाते हैं तो हर केस में यही वैल्यू मिलती जाती है। तो हम यहाँ पे m = 0, इसका मतलब है यहाँ पे जब m की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी और अगर m की वैल्यू ±1 ले लेंगे तो ये सेकंड होगी, ±2 ले लेंगे तो ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगी और एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में बनती चली जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स m की वैल्यू से हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन से वाली ब्राइट फ्रिंज का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारी फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है और फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होता है, वो कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज कर लें। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास जो डी साइन ऑफ एंगल थीटा है वो m लैम्डा के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और फॉर मिनिमा या डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास जो डी साइन ऑफ एंगल थीटा है वो m + 1/2 इंटू लैम्डा के इक्वल होता है। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स दो चीज़ें हम लोगों को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। पहली, द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा एंड डार्क फ्रिंज मिनिमा, कि ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज जो मेन पोजीशन से या सेंट्रल स्पॉट से पोजीशन है उसकी वो हमें फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इसी फिगर को फर्दर आगे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जो बिल्कुल सेंट्रल वाला पार्ट है हम इसे नाम दे देते हैं O का। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये जो पॉइंट P हमें नज़र आ रहा है, हमने कहा था कि ये ब्राइट फ्रिंज भी यहाँ पे हो सकती है और डार्क फ्रिंज भी। अगर हम इसके फासले की बात करें, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें जो मेन पोजीशन से बन रहा है, तो मेन पोजीशन से इसके डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोग स्मॉल y के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पोजीशन है यहाँ पे बनने वाली ब्राइट या डार्क फ्रिंज की। लेट्स सपोज हम पहले बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की, तो ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। अब स्टूडेंट्स ये जो दो स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही हैं, एक वो स्क्रीन जिसपे स्लिट्स हैं और एक वो स्क्रीन जहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें नज़र आता है। अगर हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट करें कैपिटल L के साथ, तो स्टूडेंट्स हम उसको यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे हम लोग इमेजिन करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से लेके हमारा जो पॉइंट P है यहाँ तक हम एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं थीटा का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और ट्रायंगल बन गई है, जिस ट्रायंगल में हमारे पास C, P और O ये हमारे पास ट्रायंगल के नाम बन रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे और पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज यहाँ पे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल C, P एंड O, ये जो हमें ट्रायंगल वहाँ पे नज़र आ रही है, अगर हम उस ट्रायंगल को सामने रखें तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम टेंजेंट थीटा के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल हमें सामने नज़र आ रही है इसमें थीटा के बिल्कुल सामने O से लेके P तक का जो फासला हमें नज़र आ रहा है ये परपेंडिकुलर है और C से लेके O तक का जो फासला हमें नज़र आ रहा है ये बेस है। तो फिर ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास टेंजेंट थीटा कुछ इस तरह से आ जाता है। परपेंडिकुलर है हमारे पास OP और बेस है स्टूडेंट्स हमारे पास CO,
या अगर हम इनकी वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है y, क्योंकि ओ पी को हमने y के साथ रिप्रेजेंट किया और सी ओ जो है ये दोनों स्क्रीन्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेशन जो हमने करनी है वो हमें y फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब उस y को हम फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल फिनोमिना है जिसे हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, अगर आप उस टेबल को देखें तो वहाँ पे बताया गया है कि अगर एंगल की वैल्यू स्मॉल हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एंगल 2 डिग्रीज हो या 4 डिग्रीज हो या 6, 8, 10 डिग्रीज हो, तो इन एंगल्स पे अगर हम साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ एंगल थीटा और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और वो करते हुए हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? स्टूडेंट्स हम लोग पहले बात करते हैं हमारी ब्राइट फ्रिंज की। तो ब्राइट फ्रिंज का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो तो है इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट्स और वहां से साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे d जो है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m लैम्डा डिवाइडेड बाय d। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, हम इन्हें नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इसे मैं कह देता हूँ ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3 और इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमने 3 और 4 का कंपैरिजन करना है। और अभी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था कि फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ एंगल थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये दोनों एंगल्स तकरीबन आपस में इक्वल होते हैं, तो फिर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो है m लैम्डा डिवाइडेड बाय d और जो टेंजेंट थीटा है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू है y डिवाइडेड बाय l और फिर l यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m टाइम्स लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा y। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे पास बना जिसमें हम लोग ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें m की वैल्यू यहाँ पे दी गई हो तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। m की वैल्यू 1 अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या 2 या 3 तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, जिस पोजीशन पे बन रही होगी विद रिस्पेक्ट टू o, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग यही काम डार्क फ्रिंज के लिए भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स क्योंकि अगर हमने डार्क फ्रिंज लेनी है तो हमें इक्वेशन नंबर 2 देखनी होती है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देखें और वहां से साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगी? देखें d यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। साइन ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1/2 लैम्डा और d यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और फिर इसका भी कंपैरिजन हम इक्वेशन नंबर 3 के साथ कर सकते हैं। हम इसे नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। और फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 अगर 3 और 5 का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि साइन ऑफ एंगल थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इसमें साइन हमारे पास आएगा m
प्लस 1/2 लेमडा डिवाइडेड बाय डी, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू वही है स्टूडेंट्स हमारे पास y/l, और ये l डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1/2 लेमडा l डिवाइडेड बाय डी, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने दोनों फ्रिंजेस के लिए कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए भी, ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस के लिए। ये हमारे पास है फॉर ब्राइट फ्रिंज, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास डार्क फ्रिंजेस के लिए। फ्रेंड्स इन फॉर्मूलों को हम लोग यूज़ करते हुए पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी ब्राइट फ्रिंज की भी और हमारी डार्क फ्रिंज की भी। स्टूडेंट्स इसके आगे एक और छोटी सी कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूले की डेरिवेशन है, वो हम लोग करते हैं कि हम लोग किस तरह से दो फ्रिंजेस के दरमियान फासला निकाल सकते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ चलते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग स्टूडेंट्स क्या होती है कि अगर हम लोग देखते हैं किसी भी पॉइंट पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो उससे आगे जो अगली ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो पहली और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान कितना फासला होगा, ये फ्रिंज स्पेसिंग कहलाती है। या दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो फासला होगा वो भी फ्रिंज स्पेसिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम बात करते हैं एमएथ फ्रिंज की। एमएथ फ्रिंज लेट्स सपोज हमारे इस पॉइंट पी के ऊपर बन रही है, तो यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है वो इसी के बराबर होगा। यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो इसी के बराबर होगा। हम स्टूडेंट्स उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो एमएथ फ्रिंज का की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल पॉइंट जो इस फॉर्मूले से दी गई, हम सिर्फ एम उसके साथ इसलिए सब्सक्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये बराबर है m टाइम्स लेमडा l डिवाइडेड बाय डी। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज इसके फौरन बाद आने वाली एक और ब्राइट फ्रिंज का हम लोग जिक्र करते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे ये एक ब्राइट फ्रिंज थी, तो उसके बाद एक फासला आएगा जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी और उसके ऊपर यहाँ पे एक और ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है और इस पॉइंट पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इन दोनों के दरमियान हम लोगों को फासला निकालना है। लेट्स सपोज ये वाली ब्राइट फ्रिंज अगर एमथ ब्राइट फ्रिंज थी, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जैसे अगर कोई 10th ब्राइट फ्रिंज हो तो 10th के बाद अगली 11th होगी जो 10th में 1 ऐड करके आएगी। तो इसी तरह अगर ये mth है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो m प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज, यानी m से अगली जो ब्राइट फ्रिंज है वो यहाँ पे आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमें उसको यहाँ पे लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसकी जो पोजीशन है वो m प्लस 1 लिख देंगे, और यहाँ पे भी जो m लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लोग m प्लस 1 लिखेंगे, और लेमडा l डिवाइडेड बाय d हम कुछ इस तरह से इसका रिलेशन बना देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों के दरमियान फासला निकालना हो, डिस्टेंस स्पेसिंग निकालनी हो, तो हमें पता है कि ये इस फ्रिंज का फासला है फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट और ये इस फ्रिंज का फासला है फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। तो अगर हम इन दोनों को का डिफरेंस निकाल लें तो हमें इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स डेल्टा वाई ये फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है, और ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा वाई m प्लस 1, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे वाई m को। तो हमने ऊपर वाली फ्रिंज में के पोजीशन से नीचे वाली फ्रिंज की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें उन दोनों के दरमियान में फासला मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर वैल्यूज इधर सब्सटीट्यूट करते हैं तो y इंटू एम प्लस 1, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये इक्वल है m प्लस 1 इंटू लेमडा l डिवाइडेड बाय d, और फिर माइनस करेंगे वाई एम जो कि किसके इक्वल है m लेमडा l डिवाइडेड बाय d। और स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जब m इससे मल्टीप्लाई होगा तो m टाइम्स लेमडा l डिवाइडेड बाय d, और फिर जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस
लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी, और फिर ये लिखा हुआ है माइनस एम लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। इसको हमने इसी तरह से लिखा रहने दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें कुछ वैल्यूज़ हमें कैंसिल आउट होती नज़र आ रही हैं। अगर इसमें देखते हैं तो ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास जो डेल्टा वाई यहाँ पे बचेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग आ गई दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम चाहें तो दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी फ्रिंज स्पेसिंग निकाल सकते हैं, और उस केस में हम लोग डार्क फ्रिंज वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन हमारी बुक में उसे सॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि जितना फासला हमारी दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान होगा एग्जैक्टली उतना ही फासला दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी होना है, इसलिए हमें उसे अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले में m की जगह m+1 सब्सटीट्यूट करके इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे, और आंसर उसके केस में भी यही हमारे पास आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है फ्रिंज स्पेसिंग। अब यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि फ्रिंज स्पेसिंग जो हमें नज़र आ रही है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है, यानी लेमडा पे डिपेंड कर रही है। दूसरा ये एल यानी आपकी दो स्क्रीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रही है, और तीसरा ये डी पे डिपेंड कर रही है जो कि हमारी दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है उसके ऊपर। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग चाहें कि फ्रिंज की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, या अगर हम डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट यूज़ करते हैं और उससे बनने वाली फ्रिंजेस के पैटर्न को देखते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगर एल और डी को हम लोग कांस्टेंट रखें, हम एल और डी को चेंज नहीं करते, तो हम लोग देखते हैं कि जो डेल्टा वाई है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ये उस केस में है अगर एल और डी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती चली जाएगी उतनी ही फ्रिंज स्पेसिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी हमें पता है कि अगर ब्लू और रेड लाइट का कंपैरिजन किया जाए तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो अगर रेड लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट, तो हमें पता चलेगा कि फ्रिंजेस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, और फ्रिंजेस के दरमियान अगर फासला ज़्यादा है तो उनको ऑब्जर्व करना भी उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग अलग डिस्टिंक्टिवली हमें नज़र आ रही होती हैं। और अगर ब्लू लाइट यूज़ करेंगे तो चूंकि उसकी वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी उसकी कम होगी। इसी तरह से अगर हम लोग लाइट को कांस्टेंट रखें, एक ही कलर की लाइट यूज़ करें, और हम लोग लेंथ और डी इन दोनों को चेंज करें, तो हम एल और डी को चेंज करते हुए भी हम लोग अपने फ्रिंज स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम दो स्क्रीन्स के दरमियान फासले को कम करें तो फासले को कम करने की वजह से फ्रिंज स्पेसिंग कम होती जाएगी, और अगर हम फासले को बढ़ाते जाएं तो हमारी फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह अगर हम दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को देखें तो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन नज़र आता है। अगर हम स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो कम होती जाएगी, और डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग हमारी ज़्यादा होती जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी है जो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या, अगर हमें ये बाकी सारी चीज़ें पता हों, फॉर एग्जांपल हम एक लाइट यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमें वेवलेंथ नहीं पता, तो स्टूडेंट्स हम उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम फिज़िकली फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करें, डी हमें पता हो, एल की वैल्यू हमें पता हो, तो इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम लेमडा के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग बता सकते हैं कि हमारी जो लाइट यहाँ पे यूज़ की गई है उस लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा, सीखा, और ये कॉन्सेप्ट लिया कि किस तरह से हमारी लाइट जो है उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है, और फिर जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो क्या होती हैं, और उनके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशंस भी ड्राइव किए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।